आप सब लोग? बढ़िया। हम लोग जो है सेल प्रोसेसेस पढ़ रहे हैं क्लास 10 की बायोलॉजी में। सेल प्रोसेस में हमने क्या देखा? सेल प्रोसेस में ये देखा कि न्यूक्लिएशन कैसे होता है, न्यूक्लिएशन के क्या कंपोनेंट हैं, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, वसा, फैट, ये सब वगैरह पढ़ा, विटामिन मिनरल्स वगैरह ये सब पढ़ा। फिर हम लोगों ने जो है डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा। उसके बाद फिर हम लोगों ने जो है सर्कुलेटरी सिस्टम में हम लोगों ने ब्लड के बारे में पढ़ा, ब्लड के कंपोनेंट के बारे में पढ़ा, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट्स, है ना, प्लाज्मा, ये सब बातें हम लोगों ने पढ़ा। अब उसी टॉपिक के अंतर्गत एक दूसरा पार्ट आएगा हार्ट, क्योंकि हमने आपसे कहा था कि कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम में हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे और ब्लड के बारे में पढ़ेंगे। तो इसके पहले हम लोग जो है ब्लड के बारे में पढ़ चुके हैं, अब हम लोग पढ़ेंगे जो है हार्ट के बारे में। तो यहाँ हमारी हेडिंग क्या होगी? यहाँ पे हमारी हेडिंग होगी हार्ट। क्या होगी हेडिंग भाई? हमारी हेडिंग होगी हार्ट। तो हम हेडिंग बनाते हैं हार्ट, हृदय, है ना, हृदय, दिल। तो हम लोग हार्ट के बारे में पढ़ेंगे। हार्ट के स्टडी को कार्डियोलॉजी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कार्डियोलॉजी, यानी कि ऐसा ब्रांच बायोलॉजी का, यानी विच ब्रांच विच हार्ट इज स्टडीज नोन एज कार्डियोलॉजी। यानी कार्डियोलॉजी जो है हार्ट की स्टडी को बोला जाता है। और ये क्यों बोला जाता है? क्योंकि ये मेड अप ऑफ कार्डियक मसल्स, कार्डियक मसल्स के बने होते हैं हमारे हार्ट, जिससे हार्ट की स्टडी को हम कार्डियोलॉजी कहते हैं। और ये मेन पंपिंग ऑर्गन है, यानी हमारे बॉडी का मेन पंपिंग ऑर्गन है जो ब्लड को पंप करता है, यानी ब्लड को पंप करके बॉडी के सारे पार्ट तक, सारे ऑर्गन तक पहुंचाता है। फिर वहां से ब्लड को कलेक्ट करके फिर वापस हार्ट में लेके चला आता है, लंग से प्योर करते हुए। और ये एक ऑटोनॉमिक ऑर्गन है, यानी स्वतः स्पंदनशील होता है, स्वतः क्रियाशील होता है। ये किसी के हेल्प से नहीं होता है। उसके अंदर पाए जाने वाले जो पेस मेकर हैं, पेस सेटर हैं, यानी एसए नोड है, एवी नोड है, ये सभी इसको एक्साइटेड करते हैं। इसलिए ऑटोनॉमिक ऑर्गन है, ये ऑटो एक्साइटेबल है, क्योंकि इसमें नो नर्वस कंट्रोल, ये नर्व के कंट्रोल में नहीं होता है, ब्रेन कंट्रोल में नहीं होता है। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म हैं जिनमें कि मायोजेनिक होते हैं, है ना, मायोजेनिक होते हैं। जैसे हम लोग में जो हार्ट होता है वो मायोजेनिक होता है, क्योंकि पेशीय जनित है, पेशियों के बने हैं। तो हम लोग में कैसा हार्ट होता है? मायोजेनिक। लेकिन कुछ ऐसे एनिमल्स हैं जैसे एनिडा, कुछ नॉन वर्टिब्रेट्स, उनमें न्यूरोजेनिक ऑर्गन होते हैं, न्यूरोजेनिक हार्ट होते हैं। हम याद रखेंगे कि हम लोगों में, ह्यूमंस में मायोजेनिक हार्ट है, और बाकी एनिडा में, कुछ इनवर्टिब्रेट्स में जो है वो न्यूरोजेनिक हार्ट होते हैं, यानी नर्व के कंट्रोल में होते हैं वो। याद रखेंगे हम। ये कहाँ लोकेटेड होता है? तो मेडिस्टाइनम में, और फिट इन कार्डियक नॉच ऑफ लेफ्ट लंग्स। जैसे हम लंग्स को बनाते हैं, ये लंग्स हमारा, ये लेफ्ट लंग्स है, तो यहाँ पे एक गड्ढा पाया जाता है। इसी गड्ढे को क्या बोलते हैं? मेडिस्टाइनम, यानी कार्डियक नॉच इसको बोलते हैं, मेडिस्टाइनम। ये कार्डियक नॉच है, यहीं पे हमारा हार्ट क्या है? लोकेटेड है, लेफ्ट साइड में, यानी कि लंग्स के लेफ्ट साइड में, यूं के लेफ्ट लंग्स में। तो याद रखेंगे हम लोग। और ये कैसा है? ये जो है लुक लाइक क्लीन फिश, यानी कि बंद मुट्ठी के जैसा है ये। अगर इसकी हम लंबाई की बात करें 12 सेंटीमीटर, विड्थ चौड़ाई की बात करें तो 9 सेंटीमीटर, थिकनेस की बात करें 6 सेंटीमीटर। अगर वेट की बात करें हार्ट की, तो हार्ट का जो वेट होता है मेल में वो 280 से 300 ग्राम होता है, यानी कि 280 ग्राम टू 300 ग्राम। अगर फीमेल की बात करें तो 250 से 280 ग्राम का होता है, यानी ऑन एवरेज अगर देखें हम तो हमारा हार्ट कितने ग्राम का होता है? 300 ग्राम, यानी एक पाव से ज्यादा, 300 ग्राम का हमारा हार्ट होता है। ठीक है, ये बात हमें याद रखनी है। और ये किस कलर का होता है? पिंक या रेड कलर का हार्ट हमारा होता है, ये भी हम लिखेंगे। अगर हार्ट के बारे में लिखने के आया तो ये सारे पॉइंट हम लिख देंगे, तो बड़े अच्छे नंबर हमें प्राप्त हो जाएंगे। अगर हार्ट के चेंबर देखें, तो अगर हम हार्ट को बनाएं, हार्ट को अगर बनाएं तो हार्ट हमारा ऐसा होता है। हार्ट के हमारे 4 चेंबर होते हैं, 4 चेंबर होते हैं। ऊपर वाले चेंबर को आरिकल बोलते हैं, नीचे वाले चेंबर को वेंट्रिकल्स बोलते हैं। तो इसको क्या बोलते हैं भाई? आरिकल। इसको क्या बोलते हैं? वेंट्रिकल। ये राइट साइड है तो राइट आरिकल, राइट वेंट्रिकल। ये लेफ्ट साइड है तो लेफ्ट आरिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल। यानी कि हमारा जो हार्ट है वो 4 चेंबर का है। लेकिन ऐसा नहीं है कि सारे एनिमल्स में 4 चेंबर ही हार्ट होता है। अगर हम फिश की बात करें तो फिश में जो हार्ट के चेंबर होते हैं 2 चेंबर होते हैं, यानी हार्ट के जो है 2 ही चेंबर होते हैं फिश में। एक आरिकल होता है और एक वेंट्रिकल होता है, एक आरिकल होता है, एक वेंट्रिकल होता है। इसीलिए हार्ट के फिश के हार्ट को वीनस हार्ट कहा जाता है, क्योंकि इसमें इम्प्योर ब्लड पाया जाता है। ये रीजन इज व्हाट? रीजन ये है कि यहाँ पे 2 ही चेंबर हैं, इनमें प्योर और इम्प्योर ब्लड की मिक्सिंग हो जाती है, इम्प्योर ब्लड हो जाते हैं सारे, इसलिए ऐसे हार्ट को वीनस हार्ट कहा जाता है। अगर हम बात करें स्नेक की, फ्रॉग की, लिजर्ड की, इसमें हार्ट के 3 चेंबर होते हैं, 2 आर्टिकल और एक वेंट्रिकल। यानी अगर ये हार्ट है अगर, तो हम इसको बनाएं तो यहाँ पे 2 क्या है? वेंट्रिकल हैं, और एक क्या है? आरिकल है। अगर हम क्रोकोडाइल की बात करें तो
क्रोकोडाइल भी, क्रोकोडाइल की बात करें तो क्रोकोडाइल भी एक स्नेक की ही बिरादरी है, रेप्टाइल्स ही है, लेकिन इसमें हार्ट के 3 है, इसमें हार्ट के 4 चैम्बर है। अगर ह्यूमन बर्ड्स की बात किया जाए तो 4 चैम्बर यानी 2 हार्ट के 2 वेंट्रिकल है, और अगर हम कॉकरोच की बात करें तो हार्ट के 13 चैम्बर होते हैं। तो मैक्सिमम चैम्बर इन हार्ट किसमें होता है, तो बताएंगे आप, क्रोकोडाइल में, सॉरी वेरी सॉरी, कॉकरोच में। कॉकरोच जो है एक क्या है, इंसेक्ट है, सॉरी मुझसे गलत बोल दिया हमने जो है। तो मैक्सिमम हार्ट के चैम्बर किसमें होते हैं, कॉकरोच में होते हैं। अगर हार्ट के हम चैम्बर की बात करें अगर, तो ये बात हम समझ गए। अगर हार्ट में चैम्बर को अगर अलग तरीके से देखें अगर, तो हार्ट के जो चैम्बर हैं, एक सेकेंड, हार्ट के जो चैम्बर हैं, अगर हम हार्ट के चैम्बर बनाए अगर, तो हमने भी कहा कि हार्ट के 4 चैम्बर हैं। तो हार्ट के चैम्बर को हम 2 तरीके से डिवाइड करते हैं कि हार्ट में 2 तरह के चैम्बर होते हैं, एक निसेसरी चैम्बर और एक एसेसरी चैम्बर। निसेसरी चैम्बर और एक एसेसरी चैम्बर। निसेसरी चैम्बर कौन है, आरिकल, आरिकल कहिए, एट्रिया कहिए, या सिंगुलर में एट्रियम कहिए, बात एक ही है। इस दोनों ऊपर वाले चैम्बर को हम आरिकल्स बोलते हैं, और ये एक रिसीविंग चैम्बर है। क्यों, क्योंकि ब्लड यहाँ पे आता है, ब्लड को रिसीव किया जाता है हार्ट के द्वारा, इसको रिसीविंग चैम्बर बोलते हैं। और ये नीचे का वेंट्रिकल है, ये वेंट्रिकल है जो कि क्या है, पंपिंग चैम्बर है, यहाँ से ब्लड जाता है, यहाँ से ब्लड निकलता है ना, यानी कि टू हार्ट फ्रॉम हार्ट, है ना। हार्ट इसको बोलते हैं पल्मोनरी वेन, इसको बोलते हैं वेना कावा, इसको बोलते हैं सिस्टमिक वेन बोलते हैं इसको, और इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी आर्टरी बोलते हैं। ठीक है, यहाँ से ब्लड आता है, यहाँ से ब्लड निकल जाता है। तो आरिकल और वेंट्रिकल दोनों निसेसरी चैम्बर हैं, यानी आरिकल और वेंट्रिकल दोनों निसेसरी चैम्बर है। अगर एसेसरी चैम्बर की बात करें तो इसमें साइनस विनोसस और ट्रंकर आर्टेरियोसस 2 चैम्बर हैं, जो कि एक एसेसरी चैम्बर हैं, जो कि साइनस विनोसस ऐसे नोड में कन्वर्ट हो जाता है जैसे कि इसको हम पेसमेकर कहते हैं, और ट्रंकस आर्टेरियोसस एओर्टा में चेंज हो जाता है, इसको हम एओर्टा बोलते हैं, है ना, इसको हम एओर्टा बोलते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत, इसको एओर्टा बोलते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं तो हम देखते हैं क्या है कि अगर सबसे लार्जेस्ट आर्टरी की बात की जाए तो एओर्टा को बोलते हैं, सबसे लार्जेस्ट वेन की बात की जाए तो वेना केवा को कहते हैं। देखिए, अगर हम हार्ट को इस तरह से बनाएं, हम बार बार हार्ट को बना रहे हैं, हार्ट को बनाएं तो इसको वेना केवा बोलते हैं। तो ऊपर साइड से जो ब्लड लेके आता है उसको बोलते हैं सुपीरियर वेना केवा, और जो नीचे से ब्लड ऊपर की ओर लेके आता है उसको बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा। टोटल मिला के वेना केवा बोल देते हैं। तो यहाँ पे ये वेना केवा है वो लार्जेस्ट वेन है, और एओर्टा जो है लार्जेस्ट आर्टरी है। अब देखिए कुछ ट्रिक आपको बताते हैं। अलिंद यानी एट्रियम को हिंदी में अलिंद बोलते हैं, अ से अलिंद, अ से आ रहा है, तो अलिंद में ब्लड आ रहा है। नीले, नीले को वेंट्रिकल बोलते हैं, ये वेंट्रिकल है, वेंट्रिकल से ब्लड निकल रहा है, तो नी से निकल, नी से नीले। आर्टरी, आर्टरी में कैसा, आर्टरी क्या करता है, रक्त को बाहर ले जाता है, रक्त को बाहर ले जा रहा है। और वेन्स क्या करता है, रक्त को हार्ट में लाता है, रक्त को हार्ट में लाता है, यानी फ्रॉम हार्ट टू हार्ट, फ्रॉम हार्ट टू हार्ट। ठीक है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत। अगर हम बात करें तो द ऑर्गन सिस्टम ऑफ ह्यूमन being and other animals which is responsible for transport of material inside body is known as circulatory system। यानी सर्कुलेटरी सिस्टम ऐसा सिस्टम है जो बॉडी के अंदर एनिमल में, ह्यूमन में, अदर एनिमल में जो मटेरियल को ले जाने के लिए रिस्पॉन्सिबल है, उसी को हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है यही हमारे बॉडी में ब्लड को पंप कराता है, और उसी ब्लड के साथ ग्लूकोज, एमिनो एसिड, है ना, न्यूट्रिएंट्स वगैरह, है ना, एनर्जी वगैरह, ऑक्सीजन वगैरह सब इसी के द्वारा ट्रांसपोर्ट किए जाते हैं। एनिमल्स की बात कर रहे हैं, प्लांट की बात आगे करेंगे। अगर हार्ट के चैम्बर की बात किया जाए तो हार्ट में जो चैम्बर होते हैं वो 2, एक राइट साइड वाले और एक लेफ्ट साइड वाले। जैसे यहाँ देखिए, हम हार्ट को अगर बना दे इस तरीके से, ये हार्ट को बना दिया हमने, तो राइट साइड इधर है, ये राइट साइड है, और ये लेफ्ट साइड है। तो राइट साइड वाला जो है वो क्या है, राइट आरिकल और राइट वेंट्रिकल। लेफ्ट साइड की बात किया जाए तो लेफ्ट एट्रियम या एट्रिया और लेफ्ट वेंट्रिकल। तो बताओ, ये दोनों हो गया। ये जो राइट साइड है उसमें कैसा ब्लड होता है, डीओबी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, डीओबी बोलते हैं इसको। और इसको क्या बोलते हैं, पल्मोनरी चैम्बर। इसको क्या बोलते हैं, इसको पल्मोनरी चैम्बर बोलते हैं। और इसमें लेफ्ट साइड में क्या भाई, ओबी ब्लड है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड है, इसे सिस्टमिक चैम्बर बोलते हैं,
यानी इसको कौन सा चेंबर बोलते हैं, सिस्टमिक चेंबर बोलते हैं, जो गोज टू बॉडी पार्ट, जो ब्लड को कहाँ ले जाता है, बॉडी पार्ट की ओर ले जाता है। और ये कहाँ जाता है, गोज टू लंग, ये कहाँ जाता है, लंग्स की ओर जाता है, यहाँ लंग्स की ओर जाता है जहाँ ब्लड को प्योर किया जाता है। ठीक है, कोई दिक्कत? बहुत बढ़िया। यहाँ पे देखिए एक चीज और लिखा हुआ है कि डबल सर्कुलेशन। डबल सर्कुलेशन क्या होता है, डबल सर्कुलेशन दो टाइप का होता है, एक इनकम्प्लीट या मिक्स डबल सर्कुलेशन, या एक को बोलते हैं कंप्लीट डबल सर्कुलेशन। अगर कहते हैं इनकम्प्लीट है यानी कि इसमें हार्ट की जो चेंबर है वो 4 नहीं है, हार्ट की जो चेंबर है वो 4 नहीं है, तो फिर कितने चेंबर हैं, हार्ट की जो चेंबर है वो 3 है, जैसे एम्फीबिया में है ना, 3.5 चेंबर जैसे रेप्टाइल्स में। लेकिन कंप्लीट की बात करेंगे तो बर्ड्स और मैमल्स में 4 चेंबर होते हैं, ये कंप्लीट डबल सर्कुलेशन होता है। अच्छा, डबल सर्कुलेशन का मतलब क्यों, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि ब्लड हार्ट में 2 बार आ रहा है, ब्लड हार्ट में 2 बार आ रहा है, एक बार पल्मोनरी वेन्स के द्वारा ब्लड आ रहा है और एक बार वेना केवा के द्वारा ब्लड आ रहा है। तो सर्कुलेशन 2 बार इसलिए कह रहे हैं क्योंकि ब्लड 2 बार आ रहा है, 2 बार निकल रहा है, इसलिए हमारे जो हार्ट का सर्कुलेशन है वो डबल सर्कुलेशन है। क्या है भाई, डबल सर्कुलेशन है, ये बात याद रखेंगे आप। आगे बढ़ते हैं, अगले स्लाइड पे देखते हैं। अगर हम चेंबर की बात करें, पूरे हार्ट में अगर चेंबर की बात करें, अगर ये हार्ट है, अगर हार्ट में अगर चेंबर की बात करें तो सबसे बिगेस्ट चेंबर कौन है, लेफ्ट वेंट्रिकल। कौन है भाई, लेफ्ट वेंट्रिकल सबसे बिगेस्ट चेंबर है। सबसे स्मॉलेस्ट चेंबर की बात करें तो राइट एट्रियम, राइट एट्रियम, राइट एट्रियम जो है सबसे स्मॉलेस्ट चेंबर है। अगर हार्ट के मेम्ब्रेन की बात करें तो हार्ट के मेम्ब्रेन को पेरिकार्डियम कहते हैं। क्या कहते हैं, पेरिकार्डियम। देखिए यहाँ पे अगर ये हार्ट है ना तो हार्ट के बाहर जो लेयर है, जो मेम्ब्रेन है, इसी मेम्ब्रेन को हार्ट का मेम्ब्रेन कहते हैं। अगर ये मेम्ब्रेन है, ये क्या भाई, मेम्ब्रेन है, ये मेम्ब्रेन है। अगर हार्ट के वाल की बात किया जाए, वाल मतलब WLL, वाल की बात किया जाए तो हार्ट के अंदर 3 वाल होते हैं। कितने वाल होते हैं, 3 वाल। वाल हम कह रहे हैं, वाल नहीं कह रहे, वाल, ये वाल है। हार्ट के कितने वाल हैं, 3 वाल। पहला इपीकार्डियम, दूसरा मायोकार्डियम, तीसरा इंडोकार्डियम। इपीकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, ये हार्ट के वाल हैं। और हार्ट के मेम्ब्रेन का नाम क्या है, हार्ट के मेम्ब्रेन को पेरिकार्डियम कहते हैं। जो मायोकार्डियम है, जो मायोकार्डियम है वो स्ट्रक्चरली क्या है, ये वॉलंटरी है, और फंक्शनली क्या है, इनवॉलंटरी है। यानी कि स्ट्रक्चरली ये क्या है, ऐच्छिक है, और अगर बात करें फंक्शनली कार्य के रूप से देखें तो ये क्या है, इनवॉलंटरी है, यानी अनैच्छिक है या स्मूथ है, कह सकते हैं आप इसको। अब वाल की थिकनेस के बारे में बात करें, अगर हम 3 वाल बताएं, कौन सा, एपीकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम, तो अगर हम हार्ट के थिकनेस की बात करें, मोटाई की बात करें, तो सबसे थिनेस्ट, सबसे पतला वाल कौन है, आरिकल का। सबसे पतला वाल किसका है, आरिकल का। और सबसे थिकेस्ट मोटा वाल किसका है, लेफ्ट वेंट्रिकल का, लेफ्ट वेंट्रिकल का। और सबसे थिकर की बात करें तो राइट वेंट्रिकल का, राइट वेंट्रिकल का। ये भी आप याद रखेंगे, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यहाँ से बनता है, आप इसको याद रखेंगे हार्ट के बारे में। आगे देखते हैं, आगे क्या है भाई, अगर हार्ट की बात करें तो हार्ट में ब्लड किस तरीके से फ्लो कर रहा है, इसको ऐसे देखिए, जैसे ये हमारा हार्ट है, ये हार्ट है, तो हार्ट से ब्लड को कौन बाहर निकाल रहा है, एओर्टा। कौन निकाल रहा है भाई, एओर्टा। उससे आगे कौन ले जा रहा है, आर्टरी। उससे आगे कौन टूट रहा है, आर्टरियोल। उसके आगे क्यों मिल रहा है, कैपिलरी। कैपिलरी फिर रिजॉइन हो रहा है, क्या बना रहा है, वेनलेट, यानी लिखा हुआ है वेनलेट, वेनलेट, वेनलेट है, क्या बना रहा है, वेन। क्या बना रहा है भाई, वेन। वेना है, क्या बना रहा है, वेना केवा, वेना केवा बना रहा है। वेना क्या कर रहा है, हार्ट से ब्लड को वापस लेके चला जा रहा है। यानी कि कहने का मतलब कि हार्ट से ब्लड को निकाले कौन ले जा रहा है, एओर्टा। आगे वो किस में डिस्ट्रीब्यूट होगा, आर्टरी में। उसके आगे कितने पतले में डिस्ट्रीब्यूट होगा, आर्टरियोल्स में। आर्टरियोल्स क्या करेगा, कहाँ खुलेगा, कैपिलरी में। कैपिलरी ज्वाइन करके क्या बनाएंगे, वेनलेट। वेनलेट किस में खुलेंगे, वेन। वेन किस में खुलेंगे, वेना केवा में। और ब्लड कहाँ पहुंच जाएगा, फिर अल्टीमेटली हार्ट में। क्योंकि यही तो हमने बताया है, ये हमारा हार्ट है, तो वेना केवा से ब्लड आएगा और आर्टरी से ब्लड निकल के जाएगा। आर्टरी में कौन सी आर्टरी, एओर्टा, एओर्टा, महाधमनी। क्या बोलते हैं, महाधमनी या सिस्टमिक। ठीक है, ये भी बात हमने समझ गए। आगे कार्डियक साइकिल। कार्डियक साइकिल क्या होता है भाई, कार्डियक साइकिल के बारे में जानते हैं। तो कार्डियक साइकिल का मतलब कि ऑल द चेंजेस, कार्डियक साइकिल का मतलब है ऑल द चेंजेस, ऑल द चेंजेस। या कार्डियक साइकिल क्या होता है, ऑल द चेंजेस अकर इनसाइड द हार्ट इन ऑल द चेंबर ड्यूरिंग वन बीट इज कॉल्ड कार्डियक साइकिल। यानी कि हार्ट के जो है
जो चेम्बर होते हैं वो एक बार में कितना बीट करते हैं, उनमें क्या परिवर्तन आता है, उसी को क्या बोलते हैं, कार्डियक साइकिल बोलते हैं। कार्डियक साइकिल में क्या होता है, इट इंक्लूड्स, यानी कार्डियक साइकिल क्या इंक्लूड करता है, उसमें क्या क्या आते हैं, पहला सिस्टोल, या इसको बोलते हैं कॉन्ट्रैक्शन, यानी हार्ट का सिकुड़ना, सिकुड़ना, सिस्टोल, सिस्टोल, सिकुड़ना। तो सिकुड़ना यानी कि अगर हार्ट सिकुड़ेगा तो ब्लड क्या होंगे, पंप होंगे, बाहर निकलेंगे, और अगर डायस्टोल होगा यानी हार्ट रिलैक्स होगा तो ब्लड क्या होंगे, रिसीव होंगे। यानी कि ब्लड का पंप होना क्या है, सिस्टोल, ब्लड का अंदर आना क्या कहलाता है, रिसीव होना क्या कहलाता है, डायस्टोल। यानी सिस्टोल डायस्टोल, सिस्टोल कितना होता है 120, डायस्टोल कितना होता है 80, ये भी आगे हम देखेंगे। यानी कार्डियक साइकिल की ड्यूरेशन क्या है, कार्डियक साइकिल का ड्यूरेशन क्या है, तो देखिए यहाँ पे लिखा है कार्डियक साइकिल होता है रिवर्स ऑफ हार्ट बीट के या रिवर्स ऑफ हार्ट रेट के। क्या भाई, कार्डियक साइकिल क्या है, 1/हार्ट रेट या हार्ट बीट कर सकते हैं, 1/हार्ट रेट। और 1/हार्ट रेट कितना होता है, 72 टाइम पर मिनट, यानी 60 सेकेंड। तो 72/60 सेकेंड। अब 60 को ऊपर लाएंगे, 72 को नीचे ले जाएंगे, काटेंगे तो 8 सेकेंड आएगा। यानी कि कार्डियक साइकिल कितना होता है 0.8 सेकेंड, कितना होता है 0.8 सेकेंड। ये बात समझ आएगी नहीं, यानी कार्डियक साइकिल कितना होता है 1 यानी कार्डियक साइकिल डायरेक्टली इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेट हार्ट या हार्ट बीट। हार्ट बीट कितना होता है 72, इतने में 60 सेकंड में, तो 72/60 को ऊपर ले जाएंगे, काटेंगे 0.8 आएगा, 0.8 सेकंड हो गया। कार्डियक साइकिल कितना हो गया 72/60 यानी 60/72 इक्वल टू 0.8 सेकंड। तो कार्डियक साइकिल कितना हुआ 0.8 सेकंड। अब देखिए हमारा जो हार्ट है पर मिनट कितनी बार धड़कता है 72 बार, 72 टाइम्स हार्ट बीट इन पर मिनट, पर मिनट। हार्ट साउंड को हम स्टेथोस्कोप से, स्टेथोस्कोप लिखा हुआ है, हार्ट साउंड को हम स्टेथोस्कोप से नापते हैं, और हार्ट की जो साउंड होती है वो लव डब की होती है, लव डब की आवाज आती है हार्ट में। और हार्ट बीट को जो है, जो हार्ट बीट करता है वो नॉन स्टॉपेबल है, यानी नॉन स्टॉप बीट करता है ऑल द टाइम। यानी एक बार अगर हार्ट बीट किया तो उसके बाद दोबारा हार्ट बीट जो है बंद नहीं होगा, जब तक हार्ट बीट होगा तब तक हम जिंदा हैं, उसके बाद हम जिंदा नहीं रहेंगे। A circulatory system in which blood travels twice through the heart on the complete cycle of the body is called double circulation। अभी आपको पिछले साइड में हमने बताया ये हार्ट में ब्लड 2 बार आ रहा है, 2 बार निकल रहा है, इसलिए हम इसको डबल सर्कुलेशन कहते हैं। ब्लड प्रेशर मेजर बाय स्फेग्नोमैनोमीटर, ब्लड प्रेशर को हम स्फेग्नोमैनोमीटर से नापते हैं, और जिसको सबसे पहले जो है रीवा रोसाई ने जो है ब्लड प्रेशर इसको बनाया था, स्फेग्नोमैनोमीटर को रीवा रोसाई ने बनाया था। और पहला ब्लड प्रेशर मेजर किया था कौन, स्टेफन हेल्स ने, हॉर्स पर, इसलिए इनको फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहते हैं। क्यों, इन्होंने रूट प्रेशर के बारे में भी बताया था, इसलिए वहां से इनको फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कहा जाता है। ये भी याद रखेंगे कि फादर ऑफ प्लांट फिजियोलॉजी कौन है, आप बताएंगे स्टेफन हेल्स। किस पे प्रयोग किया था, हॉर्स पे। ये तो एनिमल की बात हो गई। प्लांट में एक बात करें तो रूट के जो है प्रेशर है उसके बारे में मेजरमेंट किया था उन्होंने। अगर ब्लड प्रेशर की बात किए तो अभी हमने बताया ब्लड प्रेशर यानी बीपी, अगर सिस्टोलिक है यानी सिकुड़ना है तो 120 mmHg, अगर फैलना है डायस्टोल करना है 80 mmHg, तो इसको हम लिखते हैं 80/120 mmHg, 80/20 120 mmHg, mmHg मिलीमीटर, Hg मतलब पारा। बीपी को कंट्रोल करने के लिए 2 हार्मोन्स बहुत ही रिस्पांसिबल हैं, थायरॉक्सिन और एड्रेनालिन। थायरॉक्सिन कहाँ से निकलेगा, थायराइड ग्लैंड से, और एड्रेनालिन कहाँ से निकलेगा, एड्रीनल ग्लैंड से। एड्रीनल ग्लैंड कहाँ पाया जाता है, ये किडनी है, किडनी के ऊपर टोपी जैसे स्ट्रक्चर को हम एड्रेनालिन ग्रंथि बोलते हैं, सुप्रारीनल ग्लैंड बोलते हैं, जहाँ से एड्रेनालिन हार्मोन का सिक्रीशन होता है। तो ये बात याद रखेंगे आप। अब आता है पल्स प्रेशर। पल्स प्रेशर क्या होता है भाई, पल्स प्रेशर का मतलब कि जितना सिस्टोल है उसमें से डायस्टोल को घटा दीजिए तो पल्स प्रेशर आ जाएगा। तो पल्स प्रेशर बराबर सिस्टोलिक प्रेशर माइनस डायस्टोलिक प्रेशर, यानी 120 - 80 40 mmHg। तो पल्स प्रेशर कितना होगा, पल्स प्रेशर कितना होगा भाई 40 mmHg। अब अगर इसको हम देखें, अब इसको देखें तो पल्स प्रेशर कितना निकल के आया भाई 40, डायस्टोलिक प्रेशर कितना निकल के आया, कितना निकल गया भाई 80, सिस्टोलिक प्रेशर कितना निकल के आया 120। अगर इसको हम कट करें तो 40 का 40, 40 80, 40 120, 1:2:3, यानी कि जो है
हम ऐसे कह सकते हैं कि पल्स प्रेशर और डायस्टोलिक प्रेशर और सिस्टोलिक प्रेशर के बीच कितना रेशियो होगा, तो आप बोलेंगे 1:2:3। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसको आप याद रखेंगे। आगे बढ़ते हैं। ईसीजी। ईसीजी क्या है भाई? ईसीजी को हम बोलते हैं इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ। यहाँ देखिए लिखा है इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी जो है वो एक प्रोसेस है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी एक प्रोसेस है। ये ऐसी प्रोसेस है, इस तरह से ये प्रोसेस है जो देखने को मिलता है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है। देखिए उल्टा लिखा हुआ है, उल्टा ही पढ़ा जाता है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक मशीन का नाम है, एक इंस्ट्रूमेंट का नाम है। और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ जो है गलत लिखा हुआ है। इसकी रिकॉर्डिंग जो है अच्छा लिख दिया गया है। इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ एक इंस्ट्रूमेंट है और इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम एक रिकॉर्डिंग का ग्राफ है। जैसे ग्राफ बना हुआ है ना, ये एक रिकॉर्डिंग का ग्राफ बना हुआ है। देखिए ऐसे लिखा हुआ है, ये P आगे गया, गलत लिखा हुआ है, हम इसको सही से बना देते हैं। PQRST है ना। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है PQRST। P नीचे Q ऊपर R नीचे S ऊपर T, यानी कि PQRST। तो यहाँ पे देखिए PRT ऊपर साइड में है, ये पॉजिटिव वेव है, और नीचे QS है, ये निगेटिव वेव है। तो इसका ग्राफ देखना, इसका ग्राफ देना क्या कहलाता है? इसके ग्राफ की रिकॉर्डिंग क्या कही जाती है? इलेक्ट्रोकार्डियोग्राम कहा जाता है। इसके इंस्ट्रूमेंट को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ कहा जाता है। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफी कहा जाता है। इसको सबसे पहले इसके फादर ऑफ जो ईसीजी है ये इथोवियन है। क्यों ना भाई? इथोवियन है। तो पॉजिटिव वेव निगेटिव वेव भी आप समझ लीजिए, और जो है इसके फादर समझ लीजिए। ईसीजी क्या होता है ये समझ लीजिए, एग्जाम में आप बना सकते हैं, लिख सकते हैं, समझा सकते हैं। अब देखिए आगे हार्ट ट्रांसप्लांट। हार्ट को ट्रांसप्लांट कौन किया था? तो अगर वर्ल्ड की बात करें तो फर्स्ट टाइम इन वर्ल्ड हार्ट को ट्रांसप्लांट किए थे क्रिश्चियन बर्नार्ड। कौन भाई? क्रिश्चियन बर्नार्ड। लेकिन इंडिया की बात करें तो फर्स्ट टाइम हार्ट ट्रांसप्लांट किए थे डॉक्टर रेणु गोपाल। बड़ी अच्छी बात है, बड़े गर्व की बात है हमारे लिए। और आगे लिखा हुआ है द लिक्विड फ्रॉम द ब्लड which is forced out through the capillary wall and move between all the body cells, provide them a food and O2 and removing CO2 is called tissue fluid। यानी टिश्यू फ्लूइड जो है वो क्या है? रिमूव करना, लिक्विड फॉर्म में रिमूव करना फोर्स के साथ, इसी को हम बोलते हैं टिश्यू फ्लूइड। अब जो हार्ट है वो नॉन बीटेबल, नॉन स्टॉप, ऑल टाइम बीट करता रहता है। अगर हम सीक्वेंस की बात किए तो पहले भी हम बता चुके हैं, दोबारा ये हो गया है क्या? हार्ट से ब्लड एओर्टा के द्वारा आर्टरी में, आर्टरी से आर्टरियोल्स में, आर्टरियोल से कैपिलरी में, कैपिलरी से वेलेट में, वेलेट में, वेलेट से वेन्स में, वेन से वेना कावा में, और वेना कावा से ब्लड फिर कहाँ चला जाएगा? हार्ट में चला जाएगा। ये दोबारा हो गया है, आप दोबारा इसको समझ लीजिए। अब हम बात करते हैं ब्लड वेसल्स। हमारे ब्लड वेसल्स कितने हैं? 3, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरी। तो ब्लड कैपिलरी जो हैं, जो ब्लड वेसल्स हैं, इनके स्टडी को हम बोलते हैं एंजियोलॉजी। ये इस चैप्टर के इस टॉपिक की शुरुआत में हम आपको बता दिए थे, एंजियोलॉजी। इसमें हम वेन्स, आर्टरी और कैपिलरीज के बारे में पढ़ेंगे। इसलिए हम वेन्स और कैपिलरीज के बारे में, सॉरी, वेन्स और आर्टरी के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देखेंगे यहाँ वेन्स लिखा हुआ है, इसके नीचे आर्टरी लिखा हुआ है। तो पहले हम वेन्स को देखते हैं, फिर आर्टरी को देखते हैं। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो वेन है ये ब्लड टू हार्ट, वेन क्या करते हैं? ब्लड को हार्ट की तरफ ले आते हैं। जैसे देखिए हार्ट है, ये हार्ट है, तो ये पल्मोनरी वेन ही तो है। तो ब्लड को कहाँ ला रही है? ब्लड को कहाँ ला रही है? हार्ट की तरफ ला रही है, हार्ट की तरफ ला रही है। और ये सुपरफिशियल है, यानी कि जो आपको ऊपर से नसें दिखाई दे रही हैं, ये सब क्या है? वेन्स है। ये राइज फ्रॉम कैपिलरी, ये कैपिलरी से बनती है। देखिए ऐसे, ये आर्टरी है, ये कैपिलरी है, और ये वेन्स बन गई। यानी कैपिलरी से राइज कौन होता है? वेन्स। और ये इसमें वाल्व प्रेजेंट होते हैं। इसमें क्या पाए जाते हैं? इसमें वाल्व पाए जाते हैं, वाल्व पाए जाते हैं। और ये कैरी, ऐसा ब्लड जो है कैरी करता है टीओबी, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी अशुद्ध ब्लड को जो है करती है। लेकिन जो पल्मोनरी वेन्स है, ये इसका एक्सेप्शन है, ये प्योर ब्लड को यानी कि ऑक्सीजनेटेड ब्लड को जो है कैरी करता है। सारे वेन्स, इसके अलावा सारे वेन्स डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करते हैं। और इसका ल्यूमर वाइडर होता है। और अगर हम वेन्स को कट कर दें, अगर हम वेन कट गया तो ब्लड स्लोली आउट, क्योंकि ब्लड बहुत कम फ्लो के साथ बहता है। आफ्टर डेथ ब्लड इसमें प्रेजेंट रहता है। अगर किसी व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो उसके वेन्स में ब्लड रहता है, उसके आर्टरी में ब्लड नहीं रहता है। इसकी वाल पतली होती है, थिन होती है, फ्लेक्सिबल होती है, रेड ब्लू कलर की होती है। 64% ब्लड टोटल ब्लड का
इसमें रहता है। लार्जेस्ट वेन कौन है? इंफीरियर वेना केवा। कौन सा भाई? वेना केवा दो टाइप के थे, सुपीरियर और इंफीरियर। तो इंफीरियर वेना केवा सबसे लार्जेस्ट वेन है, ये आप याद रखेंगे। अब आर्टरी की बात करते हैं, ठीक उल्टा। ये क्या कर रहा है? ब्लड फ्रॉम हार्ट, ये क्या कर रहा है? ब्लड को बाहर ले जा रहा है। आर्टरी बाहर ब्लड को हार्ट से ले जा रहा है, या गहराई में डीप में है, ये कैपिलरी में इंड होता है। जैसे ये आर्टरी है तो कैपिलरी में खुला, आर्टरी इंड हो गया ना, तो ये इंड होता है और इसमें कोई वाल नहीं पाया जाता, ये शुद्ध ब्लड को लेके चलता है। इसका एक्सेप्शन है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी मतलब हम हार्ट को यहाँ बनाते हैं, तो यहाँ पे ये पल्मोनरी आर्टरी, इसको एओर्टा, सॉरी, ये जो पल्मोनरी आर्टरी इसको बनाते हैं, इसमें कैसा ब्लड पाया जाता है? इम्प्योर। बाकी सारे आर्टरी में कैसा होता है? प्योर ब्लड होता है। इसका ल्यूमेन नैरो होता है। अगर आर्टरी को काट दे तो ब्लड खटाक से बाहर आता है, जर्किंग के साथ, आवाज के साथ ब्लड बाहर आता है, यानी कम्स आउट फास्ट, ब्लड फास्ट तरीके से आता है। और इसमें जो है अगर हम जो है अगर हमारी डेथ हो गई तो ब्लड इसमें नहीं रह जाता है, केवल वेन्स में रह जाता है। ये थिक होता है, लेस फ्लेक्सिबल होता है, पिंक कलर का होता है। टोटल ब्लड का 15% ब्लड इसमें रहता है। और सबसे लार्जेस्ट आर्टरी कौन है? एओर्टा है, ये आप याद रखेंगे। कैपिलरी के बारे में बात करें तो कैपिलरी क्या है भाई? टू एंड फ्रॉम हार्ट, यानी कि ये हार्ट को जाता है, हार्ट से आता है, और ये क्या करता है? आर्टरी वेन्स को जोड़ता है। सबसे वाइडेस्ट है और नैरो है, सिंगल सेल है, ठीक है। ये सब बारे में हम जानेंगे, वेन्स के बारे में इतना ही हमको जानना है। अब यहाँ कुछ नोट कर कुछ बातें लिखी गई हैं, क्या लिखी गई देखिए। आर्टरी एंड वेन मीट टुगेदर एंड फॉर्म वन लैक सर्किट, यानी अगर आर्टरी और वेन्स को मिला, जितना बॉडी में मिला दिया जाए तो 1 लाख लंबा सर्किट यानी परिपथ बन जाएगा, 1 लाख। और ये कैपिलरी क्या करते हैं भाई? आर्टरी और वेन्स को ज्वाइन कराती है, जोड़ने काम करती है, पहले बता दिया। और कैपिलरी क्या करती है? एक्सचेंज ऑफ न्यूट्रिएंट एंड वेस्ट मटेरियल का एक्सचेंज करती है, गैसेस का एक्सचेंज करती हैं, और सेल टू सेल बॉडी पार्ट तक पहुंचाने का काम करती हैं मटेरियल को। ये भी आप याद रखेंगे। अब ये तो हम लोग ब्लड में के बाद हार्ट पढ़ लिए। ये टोटल हम लोग का था ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। क्या था भाई? ब्लड वैस्कुलर सिस्टम। अब हम लोग पढ़ेंगे लिम्फेटिक सिस्टम, क्योंकि हमने बताया था कि ह्यूमन में 2 तरह के सिस्टम पाए जाते हैं, ब्लड वैस्कुलर सिस्टम और लिम्फेटिक सिस्टम। तो अभी तक हम लोगों ने ब्लड वैस्कुलर सिस्टम पढ़ा, अब हम लिम्फेटिक सिस्टम पढ़ेंगे, इसमें लिम्फ के बारे में पढ़ेंगे। देखिए क्या है, ये सेकेंड सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी सेकेंड सर्कुलेटरी सिस्टम है, यानी किसके बाद? ब्लड वैस्कुलर सॉरी ब्लड वैस्कुलर सिस्टम के बाद ये दूसरा सिस्टम है जो कि सर्कुलेशन का है, यानी पहला जो सिस्टम है वो ब्लड वेसल सिस्टम है, दूसरा जो सिस्टम है वो सर्कुलेटरी सिस्टम है। अब ये जो लिम्फेटिक वेसल सिस्टम है, ये एक नेटवर्क है वेसल्स का, जो क्या है? जो ड्रेन करता है टिश्यू से ब्लड में, टिश्यू से ब्लड में ड्रेन करता है। और ये प्ले इंपॉर्टेंट रोल इम्यून सिस्टम, इसका जो मेन इंपॉर्टेंट रोल है वो क्या है? इम्यून सिस्टम को बनाना है, मेंटेन फ्लूइड को बैलेंस करना है, और क्या? हेल्प एब्जॉर्प्शन फैट का और फैट सॉल्युबल न्यूट्रिएंट्स का एब्जॉर्प्शन करना, इसका मेन पर्पस है। किसका? लिम्फेटिक सिस्टम का। लिम्फेटिक सिस्टम होता क्या है, इसको आगे देखते हैं। तो लिम्फेटिक सिस्टम में क्या क्या इंक्लूड है? तो लिम्फेटिक सिस्टम में जो है इंक्लूड है लिम्फ, यानी कि लसिका, और क्या? लिम्फेटिक वेसल, वहां पे ब्लड वेसल से यहाँ पे लिम्फेटिक वेसल है, या इसको लिम्फेटिक कैपिलरी कह सकते हैं, या इसको जो है लिम्फेटिक्स कह सकते हैं, यानी लसिका वाहिनी हिंदी में बोलते हैं। इसमें लिम्फ नोड शामिल है, या लिम्फ नोड कहिए, या लिम्फ ग्लैंड कहिए, या और इसमें कलेक्टिंग डक्ट शामिल है। तो इतनी चीजें लिम्फेटिक में हमको पढ़ना है। आगे देखते हैं बारी बारी से। पहले हम लिम्फ के बारे में पढ़ते हैं। लिम्फ क्या है भाई? लिम्फ है, लिम्फ क्या है? लिम्फ है, ये है कि ब्लड में से अगर हम किसको घटा दें, देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है ब्लड माइनस, ब्लड में से क्या घटा है? आरबीसी, प्लेटलेट्स, डब्ल्यूबीसी, एक्सेप्ट लिम्फोसाइट, यानी आरबीसी निकाल दें, डब्ल्यूबीसी निकाल दें, और डब्ल्यूबीसी में किसको छोड़ के? लिम्फोसाइट को छोड़ करके, और प्लेटलेट्स निकाल दें, तो जो बचा वो क्या है? लिम्फ है। यानी सरल भाषा में कहें तो ब्लड के अंदर जो प्लाज्मा है वो, प्लस डब्ल्यूबीसी के अंदर जो लिम्फोसाइट है वो, दोनों को मिला के हम क्या बोलते हैं? लिम्फ। यानी लिम्फ टोटल ब्लड नहीं है, लिम्फ ओनली अ पार्ट ऑफ प्लाज्मा प्लस लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट इज अ पार्ट ऑफ डब्ल्यूबीसी, यानी ओनली डब्ल्यूबीसी का पार्ट कौन? लिम्फोसाइट, यानी ओनली लिम्फोसाइट।
इन WBC, यानी W में से केवल लिम्फोसाइट को प्लाज्मा के साथ ऐड कर दिया जाए तो उसको हम क्या बोलेंगे, लिम्फ बोलेंगे। लिम्फ क्या है, लिम्फ इज कलेक्टेड बाय लिम्फेटिक कैपिलरी और ज्वाइंट टू लिम्फेटिक वेसल्स, यानी कि ये कहाँ कलेक्ट होता है, लिम्फेटिक कैपिलरी में, और ज्वाइंट कहाँ होता है, लिम्फेटिक वेसल में। कैरेक्टरिस्टिक एंड फंक्शन ऑफ लिम्फ, लिम्फ के क्या कैरेक्टरिस्टिक है, तो पहला, लिम्फ येलो कलर का है क्योंकि इसमें हीमोग्लोबिन नहीं पाया जाता है। ये फ्लो यूनिडायरेक्शनल, केवल एक डायरेक्शन में चलता है, जबकि ब्लड बाई डायरेक्शनल था। और ये कहाँ जाता है, सेल टू हार्ट, यानी सेल से हार्ट की तरफ जाता है। इसमें मैक्सिमम आरबीसी सॉरी इसमें मैक्सिमम डब्ल्यूबीसी होता है, मतलब वही लिम्फोसाइट। और ये प्रोटेक्ट करता है इन्फेक्शन से, हमें इन्फेक्शन से बचाता है ये, और हेल्प करता है वाटर एब्जॉर्प्शन में, यानी कि पानी के अवशोषण में। एक्ट एज अ टेम्पोररी रिजर्वायर, ये टेम्पोररी रिजर्वायर का काम करता है, जिसमें CO2 ज्यादा O2 कम होता है। और हेल्प फुलफिल एंड वुड रिपेयर, यानी चोट वोट लग जाने पे, घाव लग जाने पे ये रिपेयर का काम करता है। पोलियो में जो है यही लिम्फोसाइट, यही लिम्फ अफेक्ट होता है, जिसको हम कहते हैं पोलियो हो गया है। लिम्फ इज अनदर मीडियम ऑफ सर्कुलेशन इन ह्यूमन बॉडी, यानी जो लिम्फ है ये एक दूसरा प्रकार का सर्कुलेटरी सिस्टम है ब्लड सर्कुलेशन के अलावा, ब्लड सर्कुलेशन के अलावा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब आप डिफरेंस बिटवीन ब्लड और लिम्फ, ये आपका होमवर्क होगा। आप अपने घर पे, अपने कॉपी पे, अपने नोट्स पे जो आप बना रहे हैं उस पे ब्लड और लिम्फ में डिफरेंसेस लिखिएगा, और देखिएगा कि हमने जो अभी 2 वीडियो में पढ़ा ब्लड और लिम्फ के बारे में, कितना हम डिफरेंस कर पा रहे हैं। ये आपके लिए काम मैं छोड़ रहा हूँ, आप बनाइएगा इसको। अब देखिए, अभी तक हम लोग जो सर्कुलेशन पढ़ रहे थे या ट्रांसपोर्ट पढ़ रहे थे वो एनिमल्स में पढ़ रहे थे। अब हम जो है इसको प्लांट्स में पढ़ेंगे। कहाँ पढ़ेंगे भाई, प्लांट्स में पढ़ेंगे। देखिए लिखा है ट्रांसपोर्ट इन प्लांट, प्लांट में ट्रांसपोर्ट कैसे होता है, तो ट्रांसपोर्ट का मतलब ये हुआ, ट्रांसपोर्ट मीन्स क्या, टू कैरी थिंग्स फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, एक जगह से दूसरे जगह को किसी चीज को ले जाना क्या है, ट्रांसपोर्ट है। तो प्लांट में स्पेशल टाइप के टिश्यू पाए जाते हैं जो ट्रांसपोर्ट करते हैं सबस्टेंस का, सबस्टेंस लाइक इसका, वाटर का, मिनरल्स का, न्यूट्रिएंट्स का, O2 का, CO2 का, वेस्ट प्रोडक्ट का ट्रांसपोर्ट करते हैं स्पेशल टाइप का। इसके लिए 2 टाइप इसमें कंडक्टिव टिश्यू पाए जाते हैं, एक का नाम है जाइलम, एक का नाम है फ्लोएम। जाइलम क्या करता है, ये वाटर को और मिनरल्स को रूट से एब्जॉर्ब करके लीफ तक ले जाता है। और फ्लोएम क्या करता है, कैरीज फूड, जो भोजन लीफ के अंदर बना हुआ है उसको कैरी करके प्लांट के हर बॉडी पार्ट को पहुंचाता है। जाइलम और फ्लोएम के बारे में जान गए। जाइलम वाटर को ले जाएगा, फ्लोएम फूड को ले जाएगा बॉडी के हर पार्ट तक प्लांट के। अब जो जाइलम के बारे में बात करें तो जाइलम जो है यूनिडायरेक्शनल कंडक्शन है, यानी कि जाइलम क्या करेगा, रूट से वाटर को लेगा और लीफ तक पहुंचा देगा। तो ये कैसा हुआ है, यूनिडायरेक्शनल, यानी अपवर्ड, यानी नीचे से ऊपर की ओर जा रहा है। अगर जाइलम के टाइप को देखें तो जाइलम सेल 4 टाइप के होते हैं, जाइलम ट्रैकिड्स, जाइलम वेसल, जाइलम फाइबर और जाइलम पैरेन्काइमा। टोटल जाइलम कितने टाइप हो गए भाई, 4 टाइप का, जाइलम, ट्रैकिड, वेसल, फाइबर, पैरेन्काइमा। जो जाइलम ट्रैकिड्स है, जो वेसल्स है, जो फाइबर है, ये तीनों डेड होते हैं, लेकिन जो पैरेन्काइमा है वो लिविंग होता है। अब अगर काम की बात करें तो ट्रैकिड्स का काम क्या है, कंडक्शन, वेसल्स का काम क्या है, कंडक्शन, और बाकी और पैरेन्काइमा काम क्या है, स्टोरेज। तो कुल मिला के हमें जो इस चैप्टर में पढ़ना है, टॉपिक पढ़ना है, वो कंडक्टिंग पार्ट पढ़ना है, यानी कि ट्रैकिड्स और वेसल जाइलम के 2 कंडक्टिंग पार्ट है। कैसे पढ़ ले भाई, कंडक्टिंग पार्ट है, तो इन्हीं के बारे में हमको पढ़ना है। तो हम देखते हैं, पहले जाइलम वेसल देखते हैं, फिर ट्रैकिड देखते हैं। देखिए यहाँ पे देखिए ये लिखा हुआ है जाइलम वेसल्स। जाइलम वेसल्स कैसे होते हैं, नॉन लिविंग यानी डेड, अभी हमने बताया। और ये यूनिसेलुलर है, ये रन्स लाइक ड्रेन पाइप, यानी ये पाइप की तरह जो है फैले हुए हैं प्लांट में, जो क्या करते हैं, रन थ्रू रूट, स्टेम, लीफ, इस जगह फैले हुए हैं और वाटर को और मिनरल्स का कंडक्शन करते हैं। और ये सेलुलोज और लिग्निन के बने होते हैं, ये स्ट्रेंथ भी प्रोवाइड करते हैं। इनमें पीठ पाए जाते हैं, इनके सेल वॉल में पीठ पाए जाते हैं। देखिए जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ पे पीठ है ना, ये पीठ है, यहाँ पे ये गैप है, ये है ना, ये थिक वॉल है, ये थिक जो है इनका सेल वॉल है, इसके अंदर के लिक्विड को साइटोप्लाज्म बोलते हैं, और बाकी ये रिमेन सेल वॉल है।
है ना। तो ये जाइलम वेसल्स में पीट पाए जाते हैं और इसमें पीट न के बराबर पाए जाते हैं। और ये कहाँ पाया जाता है? टेरिडोफाइट्स में, जिसको पादप जगत का वानस्पतिक सांप बोलते हैं, यानी बॉटनिकल स्नेक बोलते हैं। इसमें कौन आता है? सिलेजिनेला, मार्सिलिया, इक्विसिटम, टेरिस, डियोप्टेरिस, लाइकोपोडियम, ये सब आता है। जिम्नोस्पर्म, जिम्नोस्पर्म में कौन आता है? पाइनस, साइकस, सिपेंड्रा, है ना, विल्विसिया, ये सब आता है। और एंजियोस्पर्म में इसमें मोनोकार्ड, डाइकार्ड, ये सब आते हैं। तो इन सब के अंदर जाइलम वेसल्स पाए जाते हैं। तो जाइलम वेसल्स के बारे में जान गए। अब ट्रैकिड्स के बारे में जानते हैं। ट्रैकिड्स क्या होता है? ये जाइलम का दूसरा कंपोनेंट है। ये भी नॉन लिविंग ही होता है और ये कहाँ पाया जाता है? टेरिडोफाइट्स में, जिम्नोस्पर्म में, एंजियोस्पर्म में, सेम एज लाइक जो है वेसल्स है, इसमें भी पेट पाए जाते हैं, लेकिन उतने अच्छे पेट नहीं होते हैं, कम डेवलप होते हैं। ये भी यूनिसेलुलर होते हैं। वेसल यूनिसेलुलर था। ये मैकेनिकल सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं, डिफेंस प्रोवाइड करते हैं वुड के लिए। और ये कंडक्टिंग पार्ट है वाटर का और मिनरल्स का। ये लिग्निफाइड होते हैं, लिग्निन के बने होते हैं। और ये फ्लावरिंग प्लांट में ये जाइलम वेसल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर का। और जाइलम वेसल्स और ट्रैकिड्स का जो है ट्रांसपोर्ट करते हैं। लिखा हुआ है इफ फ्लावरिंग प्लांट, यदि फ्लावरिंग प्लांट है तो इधर ओनली जाइलम वेसल्स ट्रांसपोर्ट करते हैं वाटर का, या बोथ जाइलम वेसल और ट्रैकिड दोनों करते हैं वाटर का ट्रांसपोर्ट। ठीक है। फ्लावरिंग प्लांट में ऑल प्लांट है ट्रैकिड, सारे प्लांट जो है ट्रैकिड्स पाए जाते हैं उनमें। दे आर ओनली वाटर कंडक्टिंग टिश्यू इन नॉन फ्लावरिंग प्लांट। ये केवल वाटर का टिश्यू है नॉन फ्लावरिंग प्लांट में, लेकिन बाकी में दोनों हैं। और ये जो वाटर है साथ साथ मिनरल है जो कि इसमें डिजॉल्व है, ये रूट एयर के द्वारा जो है डिफरेंट डिफरेंट पार्ट को पहुंचा दिए जाते हैं विद द प्रोसेस ऑफ डिफ्यूजन, जिसको विसरण हिंदी बोलते हैं। ठीक है। वाटर मिनरल्स एब्जॉर्ब बाय रूट, वाटर मिनरल्स absorbed by root air from the soil, passes from the cell to cell by the osmosis through the epidermis, root cortex, endodermis और reaches in the root xylem। यानी ये कह रहा है कि अगर हम किसी रूट को कट करें अगर, तो क्या देखेंगे? बाहर से epidermis, उसके अंदर cortex, hypodermis, पेरिसाइकिल, जाइलम, फ्लोएम, कैम्बियम, पित्त, ये बनावट होती है बाहर से अंदर की ओर जाए। तो ये कह रहा है कि सभी जगह वाटर कंडक्शन कर सकता है ऑस्मोसिस के द्वारा, चाहे रूट एयर में एपिडर्मिस हो, कार्टेक्स हो, एंडोडर्मिस हो, सब जगह तक ये है पहुंचा देगा वाटर को। ओनली 1 to 2% वाटर यूज इन फोटोसिंथेसिस, यानी जितना पानी प्लांट ने सोखा है, एब्जॉर्ब किया है, उसमें से केवल 1 से 2% ही वाटर को वो यूज कर पाएगा फोटोसिंथेसिस में। बाकी जो रेस्ट वाटर है ये ट्रांसपीरेशन के द्वारा लॉस हो जाएगा वेपर फॉर्म में। ठीक है। ये आप जानते हैं, बड़ी बात ये आप जानते हैं। अब आगे देखें अगर, तो अगर हम बात करें ट्रांस, यहाँ पे स्लाइड छूट गई है, 12 के बाद यहाँ सीधे 13 नंबर पे यहाँ आते हैं। अगर देखें अगर, तो ट्रांसपायरेशन थोड़ा लंबा जा रहा है, तो मैं सोच रहा हूँ कि इसको हम नेक्स्ट पार्ट में पढ़ा लेते हैं, है ना। नेक्स्ट पार्ट में पढ़ा लेते हैं या यहीं पे पढ़ा लेते हैं, क्या किया जाए भाई? कितना समय हो गया? वीडियो 37-40 मिनट का हो गया है, तो इसको यहाँ पे रोक देते हैं या थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। चलिए कोई बात नहीं, हम लोग पढ़ लेते हैं ट्रांसपायरेशन को। चलिए यहाँ पे हम लोग हेडिंग बना लेते हैं, खाली जगह है यहीं पे हेडिंग बना लेते हैं। ट्रांसपायरेशन क्या बना लेते हैं भाई? ट्रांसपायरेशन। ट्रांसपायरेशन क्या होता है? ट्रांसपायरेशन क्या होता है भाई? ट्रांसपायरेशन का मतलब लॉस ऑफ वाटर इन फॉर्म ऑफ वेपर इन लीफ, यानी कि जो लीफ होते हैं, ये हमारे लीफ हैं, लीफ के अंदर छोटे छोटे पोर्स पाए जाते हैं। इन पोर्स को हम स्टोमेटा कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोमेटा कहते हैं। इसी स्टोमेटा का वाटर वेपर के रूप में निकल जाना सनलाइट के प्रेजेंस में, इसे हम ट्रांसपायरेशन बोलते हैं। जो ट्रांसपायरेशन होता है वो कैसे होता है? या तो स्टोमेटा के थ्रू हो सकता है, या लेंटिसेल्स के द्वारा हो सकता है जो स्टेम में पाए जाते हैं, या क्यूटिकुलर हो सकता है, क्यूटिकल पाए जाते हैं लीफ के अंदर, तो इनके द्वारा ट्रांसपायरेशन हो सकता है। ट्रांसपायरेशन एक नेसेसरी प्रोसेस है। क्यों? क्योंकि अगर ट्रांसपायरेशन अगर होगा तो वाटर का लॉस होगा, जितना वाटर का लॉस होगा उतना रूट वाटर को एब्जॉर्ब करके लीफ को देगा। जब वाटर एब्जॉर्ब करके लीफ को देगा तो वाटर के साथ साथ मिनरल्स भी आएंगे, और वो लीफ के अंदर मिनरल्स पहुंचेंगे तो फोटोसिंथेसिस परफॉर्म होगा, ग्लूकोज बनेगा, यानी प्लांट को भोजन मिलेगा। इसलिए ट्रांसपायरेशन बहुत ही नेसेसरी प्रोसेस है। तो ट्रांसपायरेशन मैक्सिमम जो ट्रांसपायरेशन होता है वो स्टोमेटा के द्वारा होता है। अगर हम स्टोमेटा की बनावट अगर देखें अगर, तो स्टोमेटा कैसा होता है? स्टोमेटा की बनावट अगर हम देखें अगर, तो स्टोमेटा की बनावट ऐसे होती है। ये गार्ड सेल है, ये गार्ड सेल है, इसके बाहर सब्सिडरी सेल है ना। ये क्या है भाई? ये गार्ड सेल है, गार्ड सेल। और इसके बाहर क्या लगा हुआ है?
ये सब्सिडरी सेल है, ये सब्सिडरी सेल है। गार्ड सेल के अंदर क्लोरोप्लास्ट पाया जा रहा है, इसके अंदर साइटोप्लाज्म पाया जा रहा है, इसके अंदर न्यूक्लियस पाया जा रहा है। और ये पोर है, सनलाइट के प्रेजेंस में ये पोर ओपन होंगे, सनलाइट के प्रेजेंस में पोर बंद हो जाएंगे। यानी स्टोमेटा दिन के समय खुलेंगे, रात के समय बंद हो जाएंगे। लेकिन कुछ ऐसे जीरोफिटिक प्लांट हैं जिनके अंदर स्टोटो एक्टिव नाम का स्टोमेटा पाया जाता है, जो रात के समय खुलते हैं, दिन के समय बंद होते हैं, क्योंकि वहाँ पे पानी की कमी है। तो वाटर को लॉस को रोकने के लिए स्टोमेटा दिन में बंद रहते हैं, रात में ओपन हो जाते हैं। ठीक है, स्टोमेटा तो मैक्सिमम जो है स्टोमेटा के द्वारा ही ट्रांसपायरेशन होता है। तो अगर हम यहाँ देखें जो बातें मैंने बताई, इसके बाद अगर देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि जो ट्रांसपायरेशन है उसको समझाने के लिए एक वैज्ञानिक थे जिनका नाम था डिक्सन और जोली। उन्होंने एक थ्योरी दिया था, ट्रांसपायरेशन कोहेसिव पुल थ्योरी। इनका कहना था कि अगर ये प्लांट अगर है और ये इसकी रूट है अगर और ये लीफ है, इनका कहना था कि जो प्लांट के स्टेम है वो सेम मॉलिक्यूल के बने हैं, यानी सेम मॉलिक्यूल के बने हैं। तो इनके बीच कौन सा फोर्स लगेगा? कोहेसिव फोर्स लगेगा। और ये कोहेसिव फोर्स वाटर को ट्रांसपोर्ट कराते जाएंगे और वाटर को लीफ तक पहुंचा देंगे। और इन्होंने कहा कि द प्रेशर एट टॉप ऑफ जाइलम वेसल इन प्लांट रिड्यूस ड्यू टू ट्रांसपायरेशन के द्वारा ही उनका जो प्रेशर है वो रिलीज होगा और ट्रांसपोर्ट करेगा फूड का लेव में और अदर पार्ट प्लांट में, जिसको बोलते हैं ट्रांसलोकेशन। यानी जो लीफ में फूड बना हुआ है उसको हर बॉडी पार्ट तक, यानी लीफ से स्टेम में रूट में पहुंचाना क्या कहलाता है? ट्रांसलोकेशन कहलाता है। और ये जो फ्लोएम है ये बाई डायरेक्शनल होता है, यानी बाई डायरेक्शनल मतलब ये है ये फूड को जो है लीफ से रूट तक पहुंचाता है और आवश्यकता पड़ने पे, समय आने पे, जब लीफ में फूड नहीं बन पाता है, लीफ नहीं रह जाता प्लांट में, तो रूट से ऊपर तक पहुंचाता है। यानी कि अपवर्ड भी है, डाउनवर्ड भी है, यानी बाई डायरेक्शनल है। यहाँ पे लिखा हुआ है अपवर्ड एंड डाउन होता है। और फ्लोएम स्ट्रक्चर एंजियोस्पर्म एंड वर्सेस जिम्नोस्पर्म। जो फ्लोएम का स्ट्रक्चर है वो जिम्नोस्पर्म में और एंजियोस्पर्म में कैसा है? तो देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर हम बात करें एंजियोस्पर्म की, उसमें सीव ट्यूब सेल पाया जाता है, जबकि एंजियोस्पर्म में जो है जिम्नोस्पर्म में कंपेनियन सेल पाया जाता है। जो सीव ट्यूब सेल है ये लिविंग होता है और जिम्नोस्पर्म में ये सीव सेल हो जाता है, इसमें न्यूक्लियस नहीं पाया जाता, लेकिन कंपेनियन सेल लिविंग होता है। जिम्नोस्पर्म में इसको एल्ब्यूलर सेल या स्ट्रासबर्गर सेल कहा जाता है। फ्लोएम पैरेन्काइमा लिविंग स्ट्रांग होता है और फ्लोएम फाइबर डेड होता है। ये भी आप बात याद रखेंगे। ये फ्लोएम की बात हो गई। अगर हम जिम्नोस्पर्म की बात करें तो जिम्नोस्पर्म में सीव ट्यूब सेल की जगह सीव सेल पाया जाता है, ऊपर हमने बता दिया। और कंपेनियन सेल की जगह एल्ब्यूलर सेल या स्ट्रासबर्गर सेल पाया जाता है, ये भी हमने आपको बताया। अब आगे अगर बात करते हैं, अगर मैं आगे बात करूं अगर, तो फूड जो है जो ट्रांसलोकेट होता है, फूड यहाँ से वहाँ जो जा रहा है, जो ग्लूकोज बनने के बाद जा रहा है फूड, वो किस फॉर्म में जाता है? वो सुक्रोज के फॉर्म में जाता है। बनता ग्लूकोज है लेकिन फूड जाता सुक्रोज के फॉर्म में है। और सोर्स एंड सिंक आर एक्सचेंजेबल अकॉर्डिंग टू सीजन। मैंने अभी कहा आपसे कि अगर ये प्लांट है, ये उसकी रूट है, ये लीफ है, तो लीफ में भोजन बन रहा है तो कहाँ जा रहा है? रूट की तरफ। लेकिन अगर लीफ नहीं रह जाएगी, लीफ अगर समाप्त हो जाएगी अगर, तो फिर इसको फूड कहाँ से मिलेगा? फूड इसको कहाँ मिलेगा? तो फूड इसको कौन देगा? रूट ही वापस जो है उसको फूड पहुंचाने का काम करेगा। यानी कि कभी सोर्सिंग हो सकता है, कभी सिंक सोर्स हो सकता है। यानी फूड कभी पत्ती से जो नीचे जा सकता है, कभी पत्ती से जो है रूट की जा सकता है, कभी रूट से पत्ती तक जा सकता है। ये भी हम बात याद रखेंगे। यानी अकॉर्डिंग टू सीजन के हिसाब से ये बात हो सकती है। तो आई होप आपको ये भी वीडियो अच्छा लगा होगा। इसमें हर्ड के बारे में बताया हमने, ट्रांसपोर्ट इम्प्लांट के बारे में बताया, जाइलम बताया, फ्लोएम बताया, जाइलम के कंडक्टिंग पार्ट के बारे में बताया, फ्लोएम के बारे में बताया, है ना। हमने आपको इसमें जो है ट्रांसपायरेशन बताया, है ना। आई होप आपको बहुत अच्छा लगा होगा, है ना। इसमें और भी जो बातें बची होंगी वो भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगा, है ना। जो है ट्रांसपायरेशन वगैरह और डिटेल देखेंगे नीचे, क्योंकि ट्रांसपायरेशन अभी पूरी बात हम लोग नहीं पढ़ा है। अभी हमने लास्ट चैप्टर के लास्ट में आपको हम ट्रांसपायरेशन और फ्लोएम दोनों बताएंगे, है ना। दोनों बताएंगे तो क्लियर होगा। जो हमारा अगला पार्ट होगा वो एक्सक्रीटरी सिस्टम होगा, यानी एक्सक्रीशन होगा। यानी हमें वहाँ किडनी के बारे में पढ़ेंगे, नेफ्रॉन के बारे में पढ़ेंगे, नेफ्रोलॉजी के बारे में पढ़ेंगे, है ना। तो यहाँ तक वीडियो यहीं पर रोक देते हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जा रहा है। तो आगे हम जब कल पढ़ेंगे एक्सक्रीटरी सिस्टम पढ़ेंगे, तो हम नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप कमेंट करके बताइए कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, क्या हमारी मेहनत आगे बहुत रंग लाएगी। आप लगातार हमारे साथ बने रहिए, वीडियोस को देखिए,
आप पॉज करके वीडियो को रोक करके नोट्स बनाइए, इतने अच्छे कंटेंट बनाइए, एग्जामिनेशन में जाकर के एग्जामिनेशन हॉल में अपने कॉपी पे लिखिए, ज़्यादा नंबर प्राप्त करिए। थैंक यू, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं।